आज रोहिणी आचार्य के नामांकन पर भाजपा ने कई सवाल उठाए हैं। साथ ही तेजस्वी यादव का धमाकेदार बयान आया है कि प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, तीनों सेनाध्यक्ष हिंदू, तो फिर किसको खतरा है। उन सभी बातों पर और भी जो राजनीतिक लोकसभा चुनाव को लेकर संदर्भ में चल रहा है, उन चीज़ों को लेकर अभी भाजपा ऑफिस में हूँ और भाजपा के 3 प्रवक्ता अभी हमारे साथ, प्रीति शेखर जी हैं, पूनम सिंह जी हैं और सुमित शशांक जी हैं। तो अभी पहला सवाल रहेगा, प्रीति शेखर जी हैं। तेजस्वी यादव ने खुलेआम कहा है सभी लोग हिंदू हैं, तो आप लोग डरा क्यों रहे हैं सभी देश में हिंदुओं को कि इससे खतरा है, उससे खतरा है। देखिए, तेजस्वी जी जैसे जो छद्म हिंदू हैं, जो छद्म सेकुलर नेता हैं, उनसे दरअसल लोगों को भय लगता है। और भय की बात नहीं है, उनसे थोड़ी घबराहट होती है, क्योंकि तेजस्वी जी समेत उनकी पार्टी के जितने नेता हैं, सभी ने सनातन को गाली दी है, सभी ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है, और वैसे लोगों से वो गलबहियां करते हुए नजर आते हैं। इसीलिए हमें हमें वह भी दिन याद है कि जब देश में हिंदू ही सरकार थी और हिंदू ही प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और जिसमें कि कश्मीर में हिंदुओं के साथ नरसंहार हुआ था। और वो दिन भी हम नहीं भूले हैं, जबकि बिहार में भी हिंदू की सरकार थी, हिंदू नेता थे, लेकिन महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं, चंपा विश्वास की घटनाओं को भी हमने नहीं भूला है। इसीलिए तेजस्वी जी, आपके पास कोई मुद्दे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने विकास के बदौलत पिछले 2 बार से विकास के बदौलत अपनी सरकार बनाई, और इस बार भी हम लोग हैट्रिक लगाएंगे। लेकिन आप मुद्दा विहीन हो चुके हैं। आपके पास जब मुद्दा नहीं है, आपके द्वारा आपके पार्टी और आपके परिवार ने जो बिहार में सत्ता जो संभाला है, कांग्रेस में जो यूपीए की सरकार, इतने इतने दिन तक केंद्र में जो यूपीए की सरकार रही, उन दोनों ने अपने कार्यकाल में लोगों के लिए कुछ नहीं किया। इसलिए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कभी आप सनातन को गाली देते हैं, कभी आप भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं, और कभी हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी आपको कि वो अब समय आ रहा है, जिस दिन परिणाम होगा उस दिन आपको समझ में आएगा कि कौन किस तरफ ऊट करवट बदल रहा है, और आप पूरी देश की जनता का मिजाज क्या है, वो परिणाम के दिन आपको देखने को मिलेगा। पूनम जी, और भी आरोप लगाए हैं जो राजद के नेता हैं, कांग्रेस के नेता, 10 साल में ऐसा मोदी जी क्या किए कि फिर भी हिंदू मुस्लिम ही करना पड़ रहा है। देखिए, मोदी जी क्या किए हैं। ये यूपीए के जो सरकार थी, उस समय इनको अपनी काम की बताने की आवश्यकता थी कि उनकी सरकार रहते उन्होंने क्या किया। 46-47 साल जो उनकी सरकार रही केंद्र में, इसके बावजूद उन्होंने सिर्फ और सिर्फ भारत को बदनाम करने का काम किए। किस तरह से भारत के लोग यदि विदेशों में जाते थे, तो भारत के लोग अपनी पहचान बताने के नाम पर अपनी पहचान छुपाने का काम करते थे। तो ये वो सवाल पूछ रहे हैं जिन्होंने माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत को पहले तो आज 5वीं अर्थव्यवस्था पर ला करके खड़ा कर दिए। किस तरह से आज भारत का नाम पूरे विश्व में गूंज रहा है, ये विश्व की जनता देख रही है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं जिसको पूरे देश ने सम्मान देने का काम किया है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी से ये लोग सवाल कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि जो महिलाएं कहीं घर में अपने शौच के लिए, किसी का परिवार का भाई, उनका पति नहीं सोच सकता था, उसकी किसी ने चिंता की, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उस महिला को चिंता की कि उनके लिए किस तरह से उनकी सोच की चिंता की, किस तरह से वो महिलाएं बाहर न जाए, घर में रह करके अपनी सोच की व्यवस्था माननीय नरेंद्र मोदी जी करते हैं। किस तरह से एक महिला को घर में गैस नहीं था, किस तरह से वो सुबह में उठकर लकड़ियां चुनने जाती थी, माननीय नरेंद्र मोदी जी उस महिला की चिंता किए और उसको निःशुल्क किस तरह से उज्ज्वला योजना गैस सिलेंडर मुफ्त देने का काम किए। माननीय नरेंद्र मोदी जी उस गरीब महिला की चिंता किए जिसको कहीं घर नहीं था, झोपड़ियाँ थी, उस झोपड़ी में रहने वाले लोग मजबूर थे, तो बारिश में भी पानी टपकते रहते थे। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी वैसे महिलाओं और भाइयों बहनों के लिए पक्का घर देने का काम किए। और यही नहीं, जिस तरह से रामलला 500 वर्षों से टेंट में विराजमान थे, यदि टेंट फट जाती थी, उसमें पानी पड़ती थी, तो उसके लिए परमिशन बिना कोर्ट के उनके यहाँ पर टेंट नहीं लगता था। तो उन्होंने भगवान राम मंदिर का भी उद्घाटन कराने का काम किए। तो ये विपक्ष के लोगों को पूछने का मुंह नहीं है, क्योंकि ये लोग
अपनी काम को बताने का काम करें, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी जो काम किए हैं पूरे बिहार और देश की जनता ने जाना है और उसको स्वीकारा भी है। महिलाओं से रिलेटेड ही अभी अभी सवाल आया है। राजीव प्रताप रूडी लड़ रहे हैं और रोहिणी आचार्य यहीं से छपरा से। छपरा में महिलाओं पर कह सकते हैं कि महिला रोहिणी आचार्य को लेकर, उनके नामांकन को लेकर आप लोगों ने बड़ा सवाल उठाया है। सुमित शशांक जी, क्या बोलिएगा इस पर? अब राजीव प्रताप रूडी पर भी आरजेडी के जो नेता हैं वह भी सवाल उठा रहे हैं और उठाएंगे। देखिए, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि कहीं ना कहीं भारत में विकासकारी और जन कल्याणकारी योजनाएं लेकर के कौन आया? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लेकर के आए। तो गरीब का बेटा जब कहीं कहीं ना कहीं गरीबों के लिए, अंत्योदय के लिए योजनाएं लेकर के आता है और गरीबों के बीच में इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जब हमारे सांसद जाकर के उन योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, और किस प्रकार से छपरा के जो भावी सांसद, वर्तमान में सांसद और भावी सांसद होने वाले जो हैं राजीव प्रताप रूडी जी, किस प्रकार से योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं। छपरा की सड़कों का विकास हो, चाहे विद्युतीकरण हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी से नहीं डरती, क्योंकि हमने समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति के आंखों के सपनों को पूरा करने का काम किया है। और जिन लोगों ने गरीबों की आंखों के सपनों को लूटने का काम किया है, डरने की आवश्यकता वैसे लोगों को है। और रही बात रोहिणी जी की, रोहिणी जी का सीधा लैंडिंग करवा दिया गया, कहाँ से? तो सिंगापुर से। लेकिन ये भी समझने की बात है कि उन्हीं के एक बड़े भाई हैं जिसका नाम तेज प्रताप यादव जी है, जिनको पूरे परिवार ने ले जाकर के हाशिए पर खड़ा कर दिया। लालू जी के भाई को कोई नहीं जानता है, वैसे ही आने वाले समय में आप देखेंगे कि तेजस्वी जी के भाई को कोई नहीं जानेगा। क्या तेजस्वी जी के भाई में कोई क्षमता नहीं थी क्या? क्या तेजस्वी जी के भाई लालू जी के जो सुपुत्र हैं, द्वितीय सुपुत्र जो हैं, तेजस्वी जी से ज़्यादा प्रतिभाशाली नहीं थे क्या, या कम प्रतिभाशाली थे? ये भी बता दीजिए। लेकिन रोहिणी जी को ही सीधा सिंगापुर से ला करके लैंडिंग कराने की आवश्यकता क्यों हुई? ये कहीं ना कहीं एक आवरण ओढ़ना चाहते हैं और महिलाओं को अपनी तरफ, महिलाओं के वोटों को कहीं ना कहीं आकर्षित करने के लिए उन्होंने अपनी बेटी को उतारा। लेकिन माताओं के लिए, बहनों के लिए लाडली लक्ष्मी योजना हो, लाडली बहन योजना हो, उज्ज्वला योजना हो। देखिए, संवेदना और अगर बात संवेदनशीलता की करते हैं तो मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा संवेदनशील होना किसके लिए है? जो दलितों के मान को गाली देने का काम राजद प्रायोजित गुंडा तंत्र ने किया, तो क्या दलित की मां नहीं होती है क्या? तो उनके मान और सम्मान की जब हम रक्षा करने की बात करते हैं, उनके सम्मान को अपने माथे का मुकुट बनाने की बात करते हैं, उनकी ओजस्विता पर जो लोग प्रश्न खड़े करते हैं उनको जवाब देने की बात करते हैं, और सनातन पर उंगली करने वाले जो लोग हैं उनको जब हम जवाब देने की बात करते हैं, तो इसमें गलत क्या है? हम तो सबके साथ, सबके विकास, सबकी तरक्की, सबकी उन्नति और उत्थान की बात करते हैं और इसके लिए कार्य भी करते हैं। गरीबों को अनाज प्रदान करना, गरीबों को उन्नति देना और उनके बच्चे भी आईएएस आईपीएस बने, इस लक्ष्य के साथ में डॉक्टर इंजीनियर बने, इस लक्ष्य के साथ में सांसद बने तथा साइंटिस्ट बने, इन लक्ष्यों के साथ में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें सबसे बड़ा रोड़ा कौन होता है? यह राजद का गुंडा तंत्र, जिसने कहीं ना कहीं पूरे बिहार को अशिक्षा, बेरोजगारी, भुखमरी, बलात्कार, हत्या, लूट और नरसंहार के गर्त में पहुंचाने का काम किया। वैसे लोगों को जवाब देना चाहिए। राजद के अगर प्रवक्ता रहते यहाँ पर तो अभी जवाब देते, मगर फिलहाल हम बीजेपी के ऑफिस में आए हुए हैं। लालू प्रसाद यादव बोल रहे हैं कि इस बार कह सकते हैं कि कई लोग अनुमान लगा रहे हैं, राजद ही नहीं कई लोग, कि राजद का खाता खुलेगा। राजद अपने पिछले बार के रिकॉर्ड को कायम करेगी। पिछले बार भी 0 पर आउट हुई थी और इस बार भी लोकसभा चुनाव में वो 0 पर आउट होकर बैक टू पवेलियन होंगे। वो इसलिए होंगे कि अभी बिहार की जनता देख रही है कि लालू जी, आपकी पार्टी को जिन नेताओं ने सींचने का काम किया, आपकी पार्टी को जिन्होंने बढ़ाने का काम किया, आपके लिए, उनके लिए समय नहीं है। लेकिन आप जिस परिवारवाद के पोषक हैं, अपनी बेटी के चुनावी क्षेत्र में जाने का आपको समय है। तो जनता देख रही है, जनता जान रही है कि जो समाजवाद का नारा देते देते, जिन्होंने सिर्फ परिवारवाद का पोषण किया हो, जिन्होंने सिर्फ अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया हो,
उसको बिहार की जनता जवाब देगी। और देखिए, पूरे देशवासियों के सामने दो ही विकल्प हैं। एक तरफ राष्ट्रवाद के पोषक सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस नारे को आत्मसात करने वाले नेतृत्वकर्ता नरेंद्र मोदी जी एक तरफ हैं, तो दूसरी तरफ एक उस परिवार के नेता हैं जिन्होंने जो बार बार लॉन्च किए जा रहे हैं, जबरदस्ती उनकी रीपैकेजिंग की जा रही है, और जबरदस्ती जो न्याय यात्रा पर निकलते हैं, भारत जोड़ो यात्रा पर निकलते हैं, लेकिन उनके ही परिवार के शासन काल में इस भारतवर्ष के टुकड़े हुए और टुकड़े टुकड़े गैंग को संपोषित करने वाले नेता हैं। पर एक ऐसे सवाल राहुल रहेगा, गांधी। परिवारवाद पर एक सवाल रहेगा। आधा दर्जन से ज्यादा सीटें तो हमें याद है कि भाजपा ने परिवार के लोगों को, अपना बेटा भाई, ये मतलब परिवार के लोगों ने, एनडीए तो यहाँ दर्जन भर सीट दे दी परिवार के लोगों को। देखिए, परिवारवाद क्या क्या परिभाषा होता है। भारतीय जनता पार्टी में यदि कोई भी किसी भी परिवार को बेटे को टिकट मिला है तो वो आप देखे होंगे किस तरह से बूथ स्तर से जा करके मंडल, मंडल के बाद जिला में आता है, जिला के बाद प्रदेश में आता है, किस तरह से एक सीमित जमीन से जुड़ करके ऊपर उठता है, तब उसको टिकट दी जाती है। रोहिणी आचार्य की तरह नहीं कि हवाई आई सिंगापुर से, उनको हम लोग लोकसभा का टिकट देकर चुनाव में लड़ा दिए। तो ये परिवारवाद की परिभाषा नहीं चले, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी ही परिवारवाद का परिभाषा दे सकते हैं। और सिर्फ उनके लिए यदि कोई कर्ज करता है तो उनका परिवार है, उनकी बेटी है, उनकी पत्नी है, उनके दोनों बेटे हैं। कुछ दिन बाद आप देखिएगा कि बहू को भी लाया जाएगा। तो ये उनकी रणनीति है। उनके लिए कोई पार्टी है तो बस उनकी परिवार की पार्टी है। इस विषय पे और भी अच्छे तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा। कई नेता ऐसे, मैं तो जुड़वा दूंगा, तो अभी फिर बोलिए। नहीं, जो आप बता रहे हैं मैं पूरी तरीके से आपसे बेहतर तरीके से उन विषयों का संज्ञान है मुझे, तो इस पर जवाब मैं देना चाहूँगा। एक तरफ ऐसे लोगों का परिवार है जिन लोगों ने बिहार को लूटने का काम किया, जिन लोगों ने संगठित अपराधकर्ता के रूप में जिनको जाना जाता है, जिनके ऊपर हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार के जघन्य अपराध के केसेस हैं, उनके ही परिवार के लोगों को टिकट दिया गया। दूसरे तरफ इसी बालू माफिया, भू माफिया, शराब माफिया के खिलाफ मैं जवाब दूंगा। मैं बिल्कुल मैं दोनों ही विषय पे जवाब दूंगा। मैं बताना चाहूँगा कि एक तरफ बालू माफिया, भू माफिया, शराब माफिया की गोद में खेलने वाला परिवार है, और दूसरे तरफ इसके खिलाफ लड़ने वाले लोग जो हैं और जिनकी मृत्यु हो गई लड़ते लड़ते, वैसे लोगों का परिवार खड़ा है। ये भारत हमारा परिवार है, ये भारत की मिट्टी हमारी माँ है, और माँ के आंचल पे जो दाग लगाने का कोशिश करेगा उसको करारा जवाब भारतीय जनता पार्टी देगी। अभी कर्नाटक के मुद्दे पे आपने प्रश्न पूछा, उस पर भी मैं जवाब दूंगा। इस पे समझना है कि हम गठबंधन धर्म के अंतर्गत किसी के साथ हमने गठबंधन किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को क्या पता था, क्या ये विषय पता नहीं था? ये विषय जो है ये हमें पता नहीं था, लेकिन जैसे ही ये विषय संज्ञान में आया, मैं पूछना चाहता हूं कि कर्नाटक सरकार किसकी है? कांग्रेस की सरकार है। पूरी बात सुनिएगा और आपको स्पष्ट रूप से पता चलेगा, आपकी जो जनता देख रही है वो न्याय करेगी। मैं पूछना चाहता हूं बिहार की यशस्वी जनता से, राज्य सरकार के अंतर्गत लॉ एंड ऑर्डर कौन देखता है? राज्य सरकार देखती है। तो भगाने का काम किसने किया? राज्य सरकार ने भगाने का काम किया। राज्य सरकार कौन? तो कांग्रेस की सरकार, ये गुंडों की पार्टी। और कांग्रेस बिल्कुल जिम्मेदार है। राहुल गांधी ने एक से बढ़कर एक बलात्कारियों को टिकट देने का काम किया। इनकी पार्टी के नेता अपनी ही पार्टी के महिला नेत्रियों के साथ गलत करते हैं। गूगल पे उपलब्ध है, आप चेक करके देख सकते हैं। चलिए, तो ये कई आरोप हैं जिसको कह सकते हैं कि राजद और कांग्रेस के नेता रहते तो बेहतर जवाब देते, मगर अभी हम बीजेपी ऑफिस में हैं, इसीलिए ये लोग अभी बीजेपी के प्रवक्ताओं से मैं बात कर रहा था, प्रीति शेखर जी, पूनम जी और सुमित शशांक जी। तीनों को धन्यवाद कहूँगा। मेरा नाम रविकांत हुआ। आप बने रहे झकास भारत के साथ। धन्यवाद।